Good morning, everyone. In this video, we are going to see class 12, chapter 5, Principle of Inheritance and Variation, Mendel's Monohybrid Cross. हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस चालू कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने दो एग्जांपल्स लिए थे। एक प्लांट साइज जिसके दो ट्रेट्स हैं, टॉल एंड डॉर्फ, और दूसरा हम राउंड एंड रिंकल सीड के साथ करेंगे। हम पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, टॉल के साथ डॉर्फ प्लांट लिया, तो इसमें उसने सेक्सुअली मल्टीप्लाई कराया। सेक्सुअल मल्टीप्लाई कराने के लिए एक प्लांट में से एंथर निकालना जरूरी है। उस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। और जो दूसरा प्लांट है जिसका कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना, उसका एंथर को निकाल के पहले प्लांट में स्प्रिंकल कर दिया, उसकी बैगिंग और टैगिंग कर दी, और उसने ऑब्जर्व करा कि पहली जनरेशन जो है वो किस तरीके के प्लांट ऑब्टेन कर रही है। उसने देखा कि जब कैरेक्टर पर्पल और व्हाइट था तो जो प्लांट था वो पर्पल फ्लावर बना। ऐसे ही जब कैरेक्टर उसने लिया था प्लांट का साइज, तो जो F1 जनरेशन थी उसमें प्लांट का साइज था वो टॉल दिखाई दिया। फिर इसी प्लांट को जो F1 जनरेशन में है, जिस जैसा उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के जैसे प्लांट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उस प्रोसेस को सेल्फिंग करना कहते हैं। उसके भी गैमेट बने। गैमेट कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ से दो गैमेट बने, इस प्लांट में से भी दो गैमेट बने। ये जो गैमेट है एक पेरेंट के ऊपर लिख दिए गए, दूसरे पेरेंट के गैमेट को नीचे लिख दिया गया, और इनके बीच में क्रॉस कराया गया। क्रॉस का रिजल्टेंट को इस बॉक्स में भराया गया और ऑब्जर्व करा गया कि इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें फिनोटिपिक रेशियो चाहे जो भी कैरेक्टर ले 3:1 रहेगा, और जीनोटिपिक कैरेक्टर 1:2:1 रहेगा। लेट अस सी दिस विद अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक और कैरेक्टर लिया, सीड का शेप। मेंडल ने ऑब्जर्व करा था कि प्लांट दो प्रकार के सीड्स वाले होते हैं, एक राउंड और दूसरा रिंकल्ड। राउंड इस तरीके का, रिंकल्ड इस शेप का। राउंड सीड को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा, रिंकल सीड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा। अब इसके गैमेट बनेंगे। गैमेट बन कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चाहे ये वाला क्रोमोसोम जाए, चाहे ये वाला गैमेट, तो दोनों ही ऐसा वाला होगा जिसमें कैपिटल आर होगा। इस प्लांट से भी अगर जो गैमेट बन रहे हैं उसमें जो क्रोमोसोम जाएंगे या फैक्टर जाएंगे वो स्मॉलर वाले। F1 जनरेशन बनाने के लिए इनका फ्यूजन होना चाहिए, मेल और फीमेल पेरेंट्स का, और इनसे जो प्लांट बनेगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला बनेगा। यहाँ पे जब मेंडल ने उसकी सीड को ऑब्जर्व करा तो सारे प्लांट कैसे बने, राउंड सीड वाले बने। अब ये जो राउंड सीड वाले बहुत सारे जो प्लांट बने, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सेल्फिंग कहते हैं। अब जब सेल्फिंग करी तो इसमें से फिर गैमेट बने। अब गैमेट ऐसा बना जिसमें एक फैक्टर कैपिटल आर है, तो दूसरा गैमेट ऐसा बना जिसमें फैक्टर स्मॉल आर है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पेरेंट के गैमेट को ऊपर लिखे गए, दूसरे पेरेंट के गैमेट को साइड में लिखे गए, और जो मल्टीप्लिकेशन करा उनका उसके बॉक्स में उसका रिजल्टेंट भरा गया। फिर से ऑब्जर्व करा गया फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो। तीन प्लांट उसे डोमिनेंट मिले। अगर एक भी कैपिटल आर इसमें पाया जाएगा तो वो प्लांट राउंड होगा, तो यहाँ पे राउंड जो है वो वाले प्लांट्स मिले। अगर दोनों ही स्मॉल आर होंगे तो वो प्लांट रिंकल सीड का है, तो एक ही प्लांट रिंकल सीड का है, तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 आया। और जीनोटिपिक यानी जब जीनोटाइप देखा तो कैपिटल आर वाला कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक ही है। यहाँ पे ये सिर्फ एक ही है, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला। यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। स्मॉल आर वाला आपको एक ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो जो जीनोटिपिक रेशियो है वो फिर से 1:2:1 का आएगा। मेंडल ने ऐसे सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। उसने एक लॉ दिया, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने कहा कि F1 जनरेशन के दौरान जब दो पेरेंट को क्रॉस करा तो वो जो प्लांट है किस पेरेंट का ट्रेड दिखा रहा है। यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड सीड को क्रॉस करा तो जो प्लांट है वो राउंड का ट्रेड दिखा रहा है। टॉल और डॉर्फ में क्रॉस करा तो जो F1 जनरेशन में पेरेंट ऑफस्प्रिंग है वो टॉल का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, उसे उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है F1 जनरेशन में, स्मॉल टी यानी डॉर्फ का कैरेक्टर भी प्रेजेंट है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे रिसेसिव कहते हैं, और वो डोमिनेंट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है।
Again, I am repeating the law. The characters which are seen in F1 generation is called as dominant trait, and the character which are hidden in F1 generation is called as recessive trait. इसके बाद उसने एक और लॉ दिया था, that is called as law of segregation or law of purity of gamete. What does this law of segregation or purity of gamete says? Let us see. The factor of each character segregate during gamete formation. यहाँ पे ये दो साथ में कैपिटल टी ये दोनों साथ में स्मॉल टी जब गैमेट बनाने की बारी आती है तो एक गैमेट में इन दोनों में से कोई एक टी जाएगा। सिमिलरली दो स्मॉल टी में से कोई एक टी जाएगा। यहाँ पे अगर हम F2 जनरेशन बनाने की बारी देखते हैं तो दो स्मॉल एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी साथ में, लेकिन जब गैमेट बनाने की बारी आती है तो ये फिर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सो द फैक्टर ऑफ each character segregate during gamete formation, they get separated. So that gamete receive only one factor for each character, and they again get fused. और फिर आगे जाके वो फिर से फ्यूज कर लेते हैं। They maintain their individuality, they do not get mixed or blend. यहाँ पे वो दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं, वो मिक्स या ब्लेंड नहीं होते हैं। यही लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। In the next video, we are going to study about Mendel's dihybrid cross. Thank you.